गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का सेक्शन 101 देखा था बेटा। आज हम देखेंगे सेक्शन 102। छोटा सा सेक्शन है बेटा, ध्यान से समझना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस। और मेरे साथ जरा एक चार्ट बनाएंगे बेटा। सेक्शन 102 सेक्शन 102। अच्छा बेटा, आपको याद आएगा मैंने आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर में बेटा हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग्स डिस्कस करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मीटिंग्स में जो बिजनेसेस टेकअप होते हैं ना, मतलब जो जिन मुद्दों पे डिस्कशन होता है, जिन मुद्दों पे चर्चा होती है, जिन मुद्दों पे बातचीत होती है, जो फैसले लिए जाते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक ऑर्डिनरी बिजनेस है और एक स्पेशल बिजनेस है बेटा। सुनना बेटा, आपको याद आएगा मैंने आपको कहा था कि 4 बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाता है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से थे बेटा? वो 4 थे, शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो बेटा अड्डा, ADDA, अड्डा। ये 4 बिजनेसेस हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस कहलाते हैं बेटा। ये जो पहला वाला ए है ना, दिस स्टैंड्स फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। आप लोग पूरा लिखना बेटा। ए स्टैंड्स फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, declaration of dividend, declaration of dividend। बेटा जो अगला वाला डी है ना, वो स्टैंड करता है फॉर डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अगला वाला डी है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स in place of retiring directors, in place of retiring directors। और जो लास्ट वाला ए है, दैट ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स in place of retiring ones, in place of retiring ones, and fixing of remuneration of ऑडिटर्स। तो बेटा ये 4 मैटर्स हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी नेचर का मानते हैं, तो इन्हें हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। याद करो बेटा, अड्डा जो फर्स्ट ए है उसका मतलब है एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। डी स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर्स, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ retiring directors, and last A stands for auditors,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वंस एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। ये 4 बिजनेसेस हैं जिन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस माना गया है। और पता है बेटा, इन चारों के अलावा बाकी जितने भी बिजनेस होते हैं ना, जितने भी बेटा, वो सब स्पेशल बिजनेसेस हैं। एनी बिजनेस other than ordinary business is a special business। तो कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पे डिस्कशन होना है इन 4 मैटर्स को छोड़ के, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्पेशल बिजनेस। बेटा बात क्लियर हुई है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी स्पेशल नेचर का बिजनेस है बेटा। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब बेटा आपके स्पेशल नेचर के बिजनेसेस हैं। तो बेटा इन चारों को छोड़ के, अड्डा को छोड़ के, बाकी जो बिजनेसेस हैं वो स्पेशल नेचर के बिजनेस होते हैं। पॉइंट समझ आया? कॉपी करो पहले यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा। बेटा आपको पता है, जो ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं ना, ऑर्डिनरी जो बिजनेस होते हैं, इन पे चर्चा करी जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ऑर्डिनरी नेचर के जो बिजनेस होते हैं, इन पे चर्चा करी जाती है एजीएम में बेटा। एनुअल जनरल मीटिंग में इन पे चर्चा करी जाती है। तो इन चारों मुद्दों पे चर्चा एजीएम में करी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? और रही बात बेटा स्पेशल बिजनेस की, तो मैं एक बात बताता हूं बेटा, ये जो स्पेशल बिजनेस होते हैं ना बेटा, ये टेकअप एजीएम में भी होते हैं और ये टेकअप ईजीएम में भी होते हैं। बेटा एक बात याद रखना, ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस टेकअप नहीं होते हैं बेटा। नाम से समझो ना, ईजीएम का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस टेकअप नहीं होंगे, स्पेशल बिजनेस टेकअप होंगे। नाम से पता चल रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में टेकअप नहीं होते हैं, स्पेशल नेचर के बिजनेस टेकअप होते हैं ईजीएम में। ठीक है, इसका मतलब बेटा एक बात समझो, एजीएम में ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस तो टेकअप होंगे ही होंगे बेटा, स्पेशल नेचर के बिजनेसेस भी एजीएम में टेकअप हो सकते हैं, बट ईजीएम में सिर्फ और सिर्फ
स्पेशल नेचर के बिजनेस ही टेकअप होते हैं, ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में टेकअप नहीं होते हैं। और बेटा मैं इसका आपको रीजन भी एक देता हूं कि एजीएम में दोनों क्यों टेकअप होते हैं, आपको मैं एक प्रॉपर रीजन देता हूं। फिलहाल पहले कॉपी करो यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। करा बेटा, थोड़ी स्पेस छोड़ देना इसके लिए, थोड़ी स्पेस छोड़ देना। सुनो ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल लो एक। बेटा ये है 1 अप्रैल 19 और ये है 31 मार्च 20, यानी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। बेटा एक बात मेरे को बताओ, 1920 फाइनेंशियल ईयर की एजीएम कब होगी बेटा? 2021 में समवेयर। तो बेटा 1920 की एजीएम होगी 2021 में। सपोज 1 अगस्त को, 1 अगस्त 20 को है एजीएम, ये है डेट ऑफ एजीएम, इस दिन होनी है बेटा एजीएम। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा, एजीएम में बताओ कौन से बिजनेसेस पे डिस्कशन किया जाएगा? ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कशन किया जाएगा बेटा एजीएम में। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस पे तो किया ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अड्डा पे तो बेटा डिस्कशन होगा ही होगा, अड्डा टेकअप होगा बेटा आपके एजीएम में। ठीक है, ये चारों मैटर्स, अड्डा, ये तो टेकअप होंगे ही होंगे एजीएम में। अब सोचो एग्जांपल के तौर पे बेटा, कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है, कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है। पॉइंट क्लियर? अब बताओ, चेंज ऑफ नेम, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम इज अ स्पेशल बिजनेस। बेटा इन चारों को छोड़ के, अड्डा को छोड़ के बाकी सब स्पेशल बिजनेस है, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम इज अ स्पेशल बिजनेस। और एक बार बताओ, स्पेशल बिजनेस बेटा कहां पर टेकअप होता है? वैसे तो एजीएम में भी टेकअप होता है, लेकिन मेनली कहां पर टेकअप होता है? ईजीएम में। अब सोचना बेटा, स्पेशल बिजनेस कहां पर टेकअप होता है? ईजीएम में। अब सोचो, कंपनी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी? एजीएम के 21 दिन बाद फिर से क्या बुलाए? ईजीएम बुलाए और उसमें टेकअप करे ये वाला इशू, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम का। बेटा बात समझना मेरी, कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, नाम चेंज करना इज अ स्पेशल बिजनेस। आप कह रहे हो कि स्पेशल बिजनेस कहां पर टेकअप होगा? ईजीएम में। और बेटा आपको अच्छी तरह पता है, ईजीएम जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए किस दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है बेटा? 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है सेक्शन 101 के हिसाब से। तो 1 अगस्त को ईजीएम हुई, अगर कंपनी एक और जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है तो कम से कम 21 दिन बाद बुलाएगी, मतलब समवेयर 22 अगस्त से पहले तो नहीं बुला सकती ना बेटा। 1 अगस्त ईजीएम में, एजीएम में, इसके 21 दिन बाद आप क्या बुलाओगे? ईजीएम बुलाओगे। बेटा मुझे एक बात लॉजिकल बताओ, एजीएम भी किसकी है? मेंबर्स की। ईजीएम भी किसकी है? मेंबर्स की। तो एक नेम क्लॉज का डिस्कशन करने के लिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम का डिस्कशन करने के लिए एक दूसरी जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है, जब आप वो मुद्दा एजीएम में ही डिस्कस कर सकते हो? बेटा बात समझना, मुझे एक ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम के लिए एक दूसरी जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है? बेटा एजीएम भी किसकी है? मेंबर्स की। ईजीएम भी किसकी है? मेंबर्स की। तो मेंबर्स आ तो रहे हैं एजीएम में, उसी वक्त डिस्कशन कर लो ना ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम पे। एक दोबारा से जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है? बात समझ आई बेटा? मेंबर्स तो यही कहेंगे ना, कुछ मेंबर्स, बेटा मीटिंग आपकी सपोज देहरादून में हो रही है,
कुछ मेंबर मुंबई के हैं, कुछ मेंबर चेन्नई के हैं, कुछ कर्नाटका के हैं, कुछ गुजरात के हैं। वो मेंबर्स तो यही कहेंगे, भाई आप एजीएम कर रहे हो 1 अगस्त को, आप चाहते हो कि 21 दिन बाद हम दोबारा से ट्रेन पकड़ के गुजरात से आए, चेन्नई से आए, महाराष्ट्र से आए। दोबारा क्यों आए? आ तो रहे हैं 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को अड्डा पे भी डिस्कशन कर लो और नेम क्लॉज को ऑल्टर भी कर लो, क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एजीएम में डिस्कशन ऑर्डिनरी बिजनेस पे भी हो सकता है और एजीएम में डिस्कशन बेटा स्पेशल बिजनेस पे भी हो सकता है। हां, ईजीएम में सिर्फ डिस्कशन किस पे हो सकता है? स्पेशल बिजनेस पे। ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में नहीं हो सकता है। इसीलिए बेटा हम एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी टेकअप कर सकते हैं और स्पेशल भी। बेटा मेंबर्स के लिए बार बार 21 दिन बाद दोबारा से आना मुश्किल है, तो आ तो रहे हैं वो 1 अगस्त को एजीएम के लिए, तो उसी में अड्डा पे भी डिस्कशन कर लो, ऑर्डिनरी बिजनेस पे भी डिस्कशन कर लो और ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज पे भी डिस्कशन कर लो। दोबारा से 21 दिन बाद उन्हें ईजीएम के लिए बुलाने की क्या जरूरत है? कॉपी करो बेटा, समझ आया? ठीक है, अब सुनना बेटा आगे, अब सुनो मेरी बात। अभी बेटा अब होता क्या है, आपने अच्छी तरह पढ़ा है कि जब आप कोई भी जनरल मीटिंग करते हो, चाहे एजीएम करो या ईजीएम करो, तो आपको 21 क्लियर डेज पहले एक नोटिस भेजना पड़ता है बेटा। तो एजीएम के जब एजीएम करोगे आप, उससे 21 दिन पहले आप उसका नोटिस भेजोगे। ऐसे ही स्पेशल बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो उसका क्या भेजोगे? एक एजीएम का नोटिस। ईजीएम का भी अगर ईजीएम करना चाहते हो तो उसका भी क्या भेजोगे? एक नोटिस भेजोगे। बेटा जनरल मीटिंग कोई भी हो आपको नोटिस देना पड़ता है 21 क्लियर डेज पहले। अब सुनना बेटा सेक्शन 102 कहता है कि इस नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इस एजीएम के नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ईजीएम के नोटिस के साथ भी अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नोटिस तो जाएगा बेटा सेक्शन 101 के हिसाब से और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी 102 के हिसाब से। नोटिस 101 के हिसाब से, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 के हिसाब से। नोटिस 101 के हिसाब से, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 के हिसाब से। पक्का? अब सोचना बेटा, थोड़ा सा सोच के देखना बेटा। मैं कंपनी हूं और आप मेंबर हो। सुनो, मैंने आपको एजीएम का नोटिस भेजा 21 क्लियर डेज पहले और उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाई। बेटा बेसिकली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि किन मुद्दों पे चर्चा होनी है इस जनरल मीटिंग में। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है इस जनरल मीटिंग में। ये आपको बात एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेटा बतानी पड़ेगी और बहुत डिटेल में बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको नोटिस लिखा, उसके साथ अटैच करी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और मैंने लिखा कि हम इस जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिटर्स रिपोर्ट का, बोर्ड रिपोर्ट का अडॉप्शन करेंगे। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अच्छा,
डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, जो रिटायर हो रहे हैं उनके बदले नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, रिटायरिंग ऑडिटर्स के बदले न्यू ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करी जाएगी। यह बात मैंने लिख दी बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस जितने भी थे ना 4, उन सब की डिटेल बेटा मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख दी। बेटा मेंबर पता है क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर साल ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है भैया, ये तो रोज हर साल का काम है। हर साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को अडॉप्ट किया जाता है, बोर्ड रिपोर्ट को अडॉप्ट किया जाता है, हर साल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हर साल डायरेक्टर्स, रिटायरिंग डायरेक्टर्स के बदले नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं, हर साल रिटायरिंग ऑडिटर के बदले नए ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। तो इसमें कौन सा नया काम है? ये क्या बता रहे हो आप हमें? ये मत बताओ यार, ये तो हर साल करते आ रहे हैं, हम 10 साल से इस कंपनी के मेंबर हैं, हर साल यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में ना, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं होती है, नॉट टू बी annexed to notice in case of ordinary business। बेटा क्यों अटैच नहीं होती है ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में? क्योंकि बेटा ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर साल मेंबर्स को पता है ये बात कि हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अडॉप्शन होना ही होना है, डिविडेंड का डिक्लेरेशन होना ही होना है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होना है, रेम्यूनरेशन का फिक्सेशन होना है, ये उन्हें पता है। बार बार मत बताओ, बोर हो जाएंगे वो लोग। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? हां अगर आप किसी जनरल मीटिंग में, बी इट एनुअल जनरल मीटिंग, बी इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हो बेटा, स्पेशल बिजनेस आप कर रहे हो किसी जनरल मीटिंग में, तो बेटा आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर साल नहीं होती है बेटा। स्पेशल बिजनेस की पूरी जानकारी आपको मेंबर्स को देनी पड़ेगी बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। explanatory statement to be attached to notice in case of special business। तब अटैच करना पड़ेगा आपको बेटा, क्योंकि ये हर साल नहीं होता है, ये तो नॉन रेकरिंग नेचर का है बेटा। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब कभी कभार इस टाइप के बिजनेसेस होते हैं बेटा। नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन हर साल होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन हर साल होगा, बोनस शेयर्स इश्यू हर साल होंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू हर साल होंगे। नहीं बेटा, ये हर साल इश्यू नहीं होते हैं, ये बिजनेसेस हर साल नहीं होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। क्योंकि नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, इनका डिटेल्स, इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, मैंडेटरी है। हां, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस हर साल होते हैं बेटा, रेकरिंग नेचर के हैं। बात समझ आई बेटा? पक्का सबको? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बेटा किस केस में अटैच होगी? स्पेशल बिजनेस के केस में। ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं अटैच होगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बात समझ आई? अब बात आती है बड़ी एक इंपॉर्टेंट, कि ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगी इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, क्या क्या बातें मेंशन करी जाएंगी। सबसे पहले बेटा, ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ऑल मटेरियल फैक्ट्स का क्या मतलब हुआ बेटा?
मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हर वो इंपॉर्टेंट बात बतानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे मेंबर्स अपना क्या ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स उस स्पेशल बिजनेस के बताने पड़ेंगे ताकि मेंबर्स अपना क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। टू इनेबल डिसीजन मेकिंग, ताकि मेंबर्स बेटा क्या ले पाए, सोच समझ के एक फैसला ले पाए। सारी बातें बताना बेटा ताकि मेंबर्स क्या ले पाए, एक प्रॉपर उचित फैसला ले पाए। अच्छा सर, और क्या आएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में? बेटा एक बात सुनना, अगर उस स्पेशल बिजनेस में किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का, की मैनेजरियल पर्सोनल का या इनके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस स्पेशल बिजनेस में। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर उस स्पेशल बिजनेस में किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का, की मैनेजरियल पर्सोनल का या उसके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट छुपा है, तो आपको वो इंटरेस्ट बेटा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहां पर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेटा मेंबर्स को यह बात बतानी पड़ेगी कि जिस मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उस मुद्दे में किसका इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, मैनेजर का इंटरेस्ट है, की मैनेजरियल पर्सोनल का इंटरेस्ट है या फिर उनके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट है। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इफ एनी ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्टर, मैनेजरियल, की मैनेजरियल पर्सोनल या फिर उनके रिलेटिव्स का, अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। कॉपी करो बेटा यहां तक। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे इसमें एक बात और है, वो मैं आपको ना रीडिंग करवा देता हूं, 2 मिनट। यहां पर लिख देना पहले, अदर इंफॉर्मेशन दैट will enable members to make decision। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे मेंबर्स अपना क्या ले पाएंगे बेटा, डिसीजन, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा, कॉपी करो यहां तक। क्लियर हुआ? अब आओ एक रीडिंग जरा करते हैं। देखो, सबसे पहले है ऑर्डिनरी बिजनेस मीनिंग। बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस कहां पर टेकअप होता है? एजीएम में। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में टेक ओवर होगा। बेटा कितने ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं? 4। अड्डा ए है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। डी है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर से डी है डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। और ए है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। अड्डा
ये 4 बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस है, इनके अलावा बाकी जितने भी बिजनेस हैं वो सब स्पेशल है। बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती है बेटा, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड? बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बार बताओ, मैं अगर आपकी फॉर एग्जांपल क्लासेस रोज 8 o'clock to 1 o'clock लेता हूं, ठीक है, तो बेटा रोज मुझे आपको टाइम बताने की जरूरत है कि कल आपकी क्लास 8 से 1 होगी, कल आपकी क्लास 8 से 1 होगी, कल आपकी क्लास 8 से 1 होगी? नहीं बेटा, बताने की जरूरत नहीं है ना, रोज ही 8 से 1 होती है। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी दिन टाइमिंग्स चेंज करूंगा, से किसी दिन 9 से 1 है, तो मुझे आपको बेटा बताना पड़ेगा। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। स्पेशल बिजनेस के बारे में आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। अब आता है स्पेशल बिजनेस। व्हाट इज अ स्पेशल बिजनेस? बेटा मीनिंग, मेरी बात सुनो बेटा, एक बार बताओ, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल बिजनेस भी। तो ऑल बिजनेसेस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस शैल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम में बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के, अड्डा को छोड़ के बाकी जितने भी बिजनेस हैं वो स्पेशल हैं एजीएम में। और बेटा ईजीएम में तो कौन से बिजनेस होते हैं? सिर्फ स्पेशल ही होते हैं। तो ईजीएम में ऑल बिजनेसेस शैल बी स्पेशल बिजनेस। तो बेटा एजीएम में ऑर्डिनरी भी होते हैं, स्पेशल भी होते हैं। तो ऑर्डिनरी को छोड़ के बाकी सब स्पेशल है। ईजीएम में होते ही स्पेशल है, तो ईजीएम में तो ऑल बिजनेसेस विल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस के केस में बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस। आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। अच्छा, अब रही बात बेटा कंटेंट्स की, क्या क्या बातें बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन होंगी? सारे मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट बातें बेटा, हर इंपॉर्टेंट बात आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा एक इसका, जैसे सुनो, कंपनी इशू करना चाहती है, बेटा लिख लेना ये एग्जांपल, स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है बेटा। तो कंपनी ने क्या करा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख दिया कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं। यह बात लिख दी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। बट क्या नहीं लिखा? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं लिखा, एक्सरसाइज प्राइस नहीं लिखा। बेटा सेक्शन 54 खोल के पढ़ना बेटा, 4 बातें मेंशन करनी होती हैं। और कौन से डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, उनके बारे में बताना होता है। ये 4 बातें आपने नहीं बताई बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। इसका मतलब आपने सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करे हैं, उस नोटिस को बेटा वैलिड माना नहीं जाएगा। तो सिर्फ यह बताना जरूरी नहीं, यह बताना काफी नहीं है कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। सिर्फ यह बताना काफी नहीं है, आपको उसके बारे में सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे बेटा। कितने शेयर्स इशू करना चाहते हो, मार्केट प्राइस क्या है, आप डायरेक्टर से कितना चार्ज कर रहे हो कंसिडरेशन, और कौन से डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, सारी बातें बतानी पड़ेंगी बेटा। फिर नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ। बेटा डायरेक्टर का उस स्पेशल बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है, की मैनेजरियल पर्सोनल का क्या इंटरेस्ट है, इनके रिलेटिव्स का क्या इंटरेस्ट है उस स्पेशल बिजनेस में। बेटा आपको ना ये बताना पड़ेगा कि उस स्पेशल बिजनेस में डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का, की मैनेजरियल पर्सोनल का या उनके रिलेटिव्स का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। फिर
any other information and fact that may enable members to understand the meaning, scope and implications of the item of business and to take decision thereon। तो बेटा अगर कंपनी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है मेंबर्स को बतानी, ताकि मेंबर्स उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक डिसीजन पे अराइव कर पाए, हमें वोट फेवर में देना है अगेंस्ट पे देना है, इस डिसीजन पे अराइव कर पाए बेटा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंबर्स को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, the extent of shareholding in other company of every promoter, director or manager and every key managerial personnel shall be disclosed if the extent of such shareholding is 2% or more of the paid up share capital of that company। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा ये एग्जांपल से। देखो बेटा ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है बेटा। एक्स लिमिटेड क्या करती थी और ये कंपनी है वाई लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड क्या करती थी बेटा, ये रॉ मटेरियल परचेज करती थी अपना वाई लिमिटेड से, और काफी सालों से एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से रॉ मटेरियल क्या करती आ रही है बेटा, परचेज करती आ रही है काफी सालों से। अब बेटा हुआ क्या, ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये अपना सप्लायर बदलना चाहती है। एक्स लिमिटेड अब ये चाहती है कि हम रॉ मटेरियल वाई लिमिटेड से ना खरीदें, हम बेटा रॉ मटेरियल किससे खरीदें, जेड लिमिटेड से खरीदें। और इसी मुद्दे पे बेटा जनरल मीटिंग में डिस्कशन होना है। स्पेशल बिजनेस है बेटा, ये चेंज ऑफ सप्लायर अड्डा में नहीं आता है, दिस इज अ स्पेशल बिजनेस। पॉइंट क्लियर सबको। अब बेटा सुनना, अब ना आपको पता है एक्स लिमिटेड अपना सप्लायर चेंज क्यों करना चाहती है, रीजन है बेटा उसके पीछे, मैं आपको बताता हूं बेटा। ये जो जेड लिमिटेड है ना, इसमें पता है ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, मिस्टर जेड, जो इस कंपनी के होल्ड करता है मोर देन 50% शेयर्स। मोर देन 50% शेयर्स मिस्टर जेड होल्ड करता है। और पता है ये जेड कौन है बेटा, एक्स लिमिटेड में ये डायरेक्टर है। एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर है बेटा मिस्टर जेड। तो अब आपको समझ आया क्यों एक्स लिमिटेड सप्लायर को चेंज करना चाहती है, क्योंकि बेटा सप्लायर चेंज करने से अल्टीमेटली बेनिफिट किसको पहुंचना है, मिस्टर जेड को पहुंच रहा है बेटा। तो अगर इस टाइप का कोई केस है ना, इस टाइप का कोई केस है, ये देखो पहले तो बात समझ आई। अब देखो इफ स्पेशल बिजनेस, हमारे वाले केस में बताओ बेटा स्पेशल बिजनेस क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी कौन सी है यहां पर, जेड लिमिटेड। द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर और मैनेजर एंड एवरी की मैनेजरियल पर्सोनल शैल बी डिस्क्लोज्ड। तो बेटा उन्होंने कहा है, मतलब इस एग्जांपल के रिलेशन में बता देता हूं, अगर आप अपना सप्लायर बेटा चेंज करते हो ना, वाई लिमिटेड की जगह अगर आप अपना सप्लायर जेड लिमिटेड चुनते हो तो चुनो, शौक से चुनो, बट मेंबर्स को बताना जरूरी है कि जो कंपनी हमने चेंज करी है ना वाई से जेड लिमिटेड, उस जेड लिमिटेड में हमारी कंपनी के किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का, की मैनेजरियल पर्सोनल का या उनके रिलेटिव्स का बेटा क्या है शेयर होल्डिंग है मोर देन इक्वल टू 2% की। यानी बेटा सिंपल वर्ड्स में अगर डायरेक्टर की, अगर एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर की, मैनेजर की मैनेजरियल पर्सोनल की होल्डिंग जेड लिमिटेड में 2% या उससे ज्यादा की है ना,
तो आपको यह बात एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और हमारे वाले केस में बेटा कितनी थी, मोर देन 50% थी, तो बतानी पड़ेगी बेटा। उन्होंने तो कहा है 2% या उससे ज्यादा भी अगर होल्डिंग आपकी जेड लिमिटेड में हो गई तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। फिर इफ स्पेशल बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट which is to be considered at the general meeting, the time and place where such document can be inspected shall be specified in the explanatory statement। तो बेटा अगर जनरल मीटिंग में डिस्कशन का मुद्दा कोई डॉक्यूमेंट है बेटा, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कितने बजे कहां पर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। यह बात आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बाकी कुछ सिंपल बातें हैं। इफेक्ट्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनी बेनिफिट अक्रूज to a promoter, director, manager or key managerial personnel or their relative, such person shall hold such benefit in trust for the company and shall compensate the company to the extent of benefit derived by him। सिंपल बेटा उन्होंने कहा है अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कोई बात डिस्क्लोज नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी, या फिर सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करी हैं, तो उस केस में बेटा जो बेनिफिट अराइज करा है ना उस डायरेक्टर को, प्रमोटर को, मैनेजर को, की मैनेजरियल पर्सोनल को या उनके रिलेटिव्स को, आपको उस बेनिफिट का हर्जाना कॉम्पनसेशन कंपनी को देना पड़ेगा। शैल कॉम्पनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम। तो जितने का बेनिफिट हुआ है उतने का कॉम्पनसेशन आपको कंपनी को देना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, if any default is made in complying with the provisions of this section, every promoter, director, manager or key managerial personnel in default shall be liable to a penalty of, कितनी penalty है बेटा, 50,000 रुपए और 5 times the amount of benefit whichever is higher। तो बहुत हैवी पेनल्टी है बेटा। अगर आपने कोई बात डिस्क्लोज नहीं करी या आपने नॉन डिस्क्लोजर है या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर और उसकी वजह से कोई बेनिफिट अक्रू कर रहा है प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सोनल या उनके रिलेटिव को, तो बेटा पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए या फिर 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जो भी दोनों में से क्या है, हायर है बेटा, विच एवर इज हायर। क्लियर हुआ सबको? तो ये बेटा आपका सेक्शन 102 था। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बेटा क्लियर हुआ। और एक बात मैं आपको इसमें लास्ट बता दूं बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस को बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन से कंफ्यूज मत करना। ये मत कहना मुझे कभी भी कि सर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए तो पास होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल बिजनेस के लिए पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं है बेटा, मिक्स मत करना इन्हें, पक्का? तो याद रखना ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का कोई भी रिलेशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं है बेटा। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है जिन मुद्दों पे चर्चा होगी, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है फैसला, उन मुद्दों पे फैसला कैसे लिया जाएगा, मोर देन 50% से या 75% या उससे ज्यादा से। पॉइंट क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं करना बिजनेस में और रेजोल्यूशन में। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।